अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैप्टर 51 है फॉर रियल। चैप्टर इंजन से शुरू होता है। इंजन यहाँ पर आवाज लगा रहा था, हे ड्यूड, मैंने कहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है। यहाँ पर ये छोटा बच्चा टाइप राइडर इंजन को बस छुप कर देख रहा था। इंजन इसे कहता है, वैसे चुप रहकर मुझे यहाँ पर बहुत लोनली फील करवा रहे हो। चलो मुझे बता भी दो, तुम वहाँ पर खड़े रहकर क्या सोच रहे हो। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग रुदो को पकड़ना चाहते हो। हम लोग बीच में आ गए और यहाँ पर मैं बस एक अकेला ही आदमी हूँ। तुम लोग मुझे मिलकर परेशान करने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, और मैं यहाँ बैठ कर तुम्हारे साथ चिल क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। ये रेडर तो कबर्ड के पीछे से इंजन को बस देखे जा रहा था। इसके दिमाग में अजीब सी बातें चल रही थी। ये सोच रहा था कि इंजन कितना कूल है। इंजन यहाँ पर हैंड होकर अपने अम्ब्रेला पर चिन रखकर चिल कर रहा था और हे ये आवाज लगाया जा रहा था। इस बार जो हम ब्रो संता और डियर संता को देखते हैं, जो इस बुड्ढे से रेडर से पूछते हैं ये कैसी जगह है। यहाँ पर यूटिलिटी पोल वगैरह सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, पर हम लोग क्लियरली आउटसाइड नहीं है। क्या ये कोई गुफा है। तो ये बुढ़ा रेडर कहता है हम लोग अंडरग्राउंड में है। हाँ, ये जगह अंडरग्राउंड है, तो क्यों ना तुम लोग अपने चोकर का इस्तेमाल करो, इस बात को कंफर्म कर लो। ओह माय गॉड, ये बुड्ढा रेडर थोड़ा बहुत कूल तो है, मतलब थोड़ा बहुत स्टाइलिश तो है ये आदमी। तो अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं इससे फ्रेंडशिप करना ज्यादा पसंद करती। बहुत कूल वाइब दे रहा है ये आदमी। तो इस दूसरी तरफ रियो कहती है तुम सही हो, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। चोकर्स तो हमेशा काम आते हैं, पर अगर हम लोग अंडरग्राउंड में है इनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आई गेस मैं यहाँ पर उम्मीद नहीं रख सकती कि मुझे कोई बैकअप मिलने वाला है। तो ये रेडर लेडी हंसते हुए अपना कोम आगे करती है, बताती है झोडली की पहली ऑर्डर है। ये लेडी अपने कोम को में उठा लेती है और उसका शेप बदल देती है। मतलब इस लेडी की जिनकी ये कोम है, और उससे अपने बालों को कोम करते हुए कहती है किसी भी वजह से रुदो के साथ दूसरे लोग भी आ गए, हमें तुम में से हर एक को हराना होगा। मेरा नाम नॉर्डे यू अमेजो है और तुम्हें मुझे बलि के तौर पर ऑफर किया गया है। तो रियो भी अपने पॉकेट से अपने सीजर से यानी अपने जिनके को निकालते हुए इससे कहती है तुम मुझे एक छोटी किटन कहना बंद कर दोगी, मेरा नाम रियो है और दूसरे लोगों से फाइट ये मेरी तरीके की कोई बात नहीं है। तो ये अमेजो कहती है छोटी बच्ची हो क्या। नहीं, वो ऐसा नहीं कहती, कहती है बच्ची मत बनो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो। अगर तुमने इसे सीरियसली नहीं लिया तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। तो यार रियो अपने सीजर को ड्रॉप करती है, यानी वो अपने जिनकी को कर रही है और अपने सीजर का शेप बदल कर अपने पैरों में उन्हें फंसाते हुए कहती है तो मुझे लगता है कि हमें इसे जल्दी शुरू करना चाहिए। वो पैरों में सर को लेकर इस अमेजो पर अटैक करने के लिए जंप लगाती है। उसके पास आते ही सीजर से कट करने के लिए के सर से स्विंग करती है। उसी टाइम पर अमेजो अपना सर नीचे कर लेती है। अब इस बार से बचने के लिए वो की तरह से जमीन पर गिर जाती है और उसे रियो की तरफ देखते हैं कि वो अपने आप को जमीन पर लैंड कर लेती है। अमेजो की समझ में आता है कि रियो के सीजर ने उसके थोड़े बाल काट लिए है। जो टाइम ना लगाते हुए रियो से दूर चली जाती है। कटे हुए बालों को हाथ में लेकर वो कहती है मैं समझ गई, ट्राई टू स्लैश, तो मैं एक बार डॉज करके अपना फोकस लूज नहीं कर सकती। रियो हंसते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि रीपर खून भी निकल सकता है। यहाँ पर अपना बेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को कट ना कर सकूं। इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि तुम्हारे सिल्की स्मूथ बाल प्रोसेस में कट होंगे या नहीं। हाँ यार, ये कितने खूबसूरत लंबे बाल है इसके। लेडी, तुम्हारा ये बार का रूटीन क्या है, थोड़े से टिप देना, मतलब कौन सा तेल लगाती हो, शैम्पू वगैरह, सीक्रेटली बताना, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, ठीक है। नहीं, पर एक्चुअली रियो इतने लंबे बाल नहीं काटने चाहिए, तो मुझे बहुत दर्द होगा। क्या करे, ये लेडी तो रेडर है, ये जो होगा इस लेडी की किस्मत। चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। रियो इस औरत से कहती है अगर तुम्हारी जिनकी तुम्हारा ये कोम है तो मतलब अपने बालों से लड़ सकती हो, ऐसा ही है ना। सीजर और बाल ये दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं रह सकते और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, इसे कट करूंगी, ठीक है। ऐसा क्या कर रियो इस लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हम यहाँ देखते हैं ये औरत हमसे अपने बालों को कम कर रही है और रियो के सीजर का स्लैश हमें यहाँ दिखाया जाता है। तीसरी तरफ हमें नेजिको को दिखाया जाता है जिसने जाबर पर पूरा लावा का पॉन्ड फेंक दिया था। इसके फेंकने के बाद उसे जाबर की कोई आवाज नहीं आई। तो जाबर का क्या हुआ ये देखने के लिए नेजिको पॉन्ड के पास चले जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम अभी जिंदा हो और तुम्हें इससे किंक मिल रही है, तुम कुछ स्ट्रेंज करना चाहोगे, इसका कोई पॉइंट नहीं है, चलो जल्दी बाहर आ जाओ। यहाँ पर हमें बस ये लावा उबलते हुए दिखाई दे रही थी। फिर उसे रहा नहीं जाता और वहाँ पर वो गिरे हुए पत्थर की तरफ जाता और कहता है क्या मैंने उसे सच में हरा दिया। नहीं, कि जैसा आदमी इतने जल्दी तो नहीं हार सकता। उसी पत्थरों के ढेर में और वहीं पर गिरे हुए पत्थरों के ढेरों में नेजिको को कुछ महसूस होता है। वो उसे पास से देखने जाता है, देखता है कि वहाँ से कुछ निकल रहा है। यहाँ से जाबर के हंसने की आवाज आ रही थी और अगले ही पल जाबर उस मिट्टी के ढेर पत्थरों को यहाँ से हटाते वहाँ से निकलते हुए के जोर से चिल्लाने लग गया, तुमने कर दिखाया जाबर कुन, इसके साथ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। इसे देख के बहुत टाइम हो चुका है,
बहुत टाइम, मतलब बहुत ही टाइम हो चुका है। तुम मुझे अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हो। अब हम जाबर को देखो, आई मीन व्हाट द हेल, ये क्या है जाबर? इतने बड़े क्लॉज, वो भी डबल। मतलब मैं इसे एक्सप्लेन भी कैसे करूँ? मतलब ये कूल तो है, उतना भयानक भी। पर आप लोगों को थोड़ी इमेजिनेशन करनी है तो यहाँ इन हाथों को देखो, इसके अभी क्लॉज है, इन फिंगर से कनेक्टेड बड़े बड़े क्लॉज है। बड़े क्लॉज कैसे हो सकते हैं यार? समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इन्हें क्या बोलूं। मतलब इतने मैसिव साइज के क्लॉज है ये। नेजी को तो इसे शॉक होकर देखे जा रहा था, अगली ही पल वो पैनिक हो जाता है। कि दिमाग में भी यही सवाल आता है जो मेरे दिमाग में आया था, इसने इतने बड़े ये क्लॉज कहाँ से लाए? नो वे, मतलब अब तक जो चल रहा था उसका कोई भी मतलब नहीं। जाबर के ये बड़े वाले क्लॉज तरह से एक्टिव होते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। जाबर यहाँ पर आगे बढ़ता है, अपने क्लॉज को नेजिको को दिखाता है। यहाँ नेजिको सोचता है क्या ये जाबर का बेस्ट है, और जाबर ने इन लोहे वाले टाइल से पोज करता है और कहता है जान का कुन, अब तुम भी अपना बेस्ट दिखाओ। तो दूसरी तरफ देखे तो अमेजो कहती है तुम सीरियसली नहीं लड़ रही थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पोल के अराउंड स्विंग करो, तुम्हारी एबिलिटीज है। हे चलो अब सच में फाइट करते हैं। हम यहाँ देखे तो यहाँ अमेजो आराम से अपने बाल को कम कर रही थी। हमारी रियू ये तो नीचे गिरी हुई है और बहुत दर्द में भी लग रही है। तो यहाँ कहा जाता है जल्दी करो और सीरियस हो जाओ। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 52 एक्सचेंज। चैप्टर की शुरुआत में हम देखे जो कि बाल हमें लहराते हुए दिखाई देते हैं। रियू इसे और इन बालों को रियू देख रही थी और उसके लंबे बालों को देखकर ये सोचती है यहाँ पर हिल भी क्यों नहीं पा रही हूँ। और हम देखे रियू पूरी तरह से जमीन पर गिरी हुई है, अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही है और उसके जिनकी उसका रेपर भी दूसरी तरफ गिरा हुआ है। रियू जैसे स्ट्रगल करके अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उठकर बैठ जाती है। कहती है पर ये ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो बस तुम्हारे बालों को टच किया है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अपना हाथ उठाकर देखते हैं उसके हाथ ट्रम्बल कर रहे थे। कहती है ऐसे फील हो रहा है तुम्हारे बाल कोई सिल्की स्मूथ नहीं है। जब तुम अपने बालों को कोम करने के लिए प्लास्टिक का ब्रश यूज करती हो तो इससे तुम्हारे बालों में स्टैटिक एनर्जी आ जाती है। मतलब इस अमेजो के बालों को हाथ लगाने से करंट लगता है। तो यह अमेजो कहती है यहाँ पर ड्राइनेस एक बड़ी वजह है। जिसके लंबे बाल है कि इन बालों को संभालना कितना स्ट्रगल है और मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट का ये खजाना ये प्लास्टिक से बना हुआ है। मैंने अपनी सारी जिंदगी स्टैटिक एनर्जी के डन के अंदर गुजारी है। मेरे बाल सिल्की स्मूथ नहीं है, ये स्टैटिक ही है। और यहाँ पर ये अमेजो हमें अपने बालों में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी दिखाती है। जोगे कहती है सीजर वर्सेस इलेक्ट्रिक फेयर हेयर, काफी फेयर फाइट है पर यही तो जिंदगी होती है। यू थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। अब हम देखिए इस पोर्टल वाली लड़की को, सॉरी मुझे इस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा। पोर्टल से जाते हुए हर एक क्लीनर और रेडर की फाइट पर नजर रख रही है और उसके बारे में नोट्स भी निकाल रही है। और फिर वो वहीं पर एक पोर्टल बनाती है, किसी को समझ में ना आए किसी और तरफ चली जाती है और अपने पोर्टल में बैठते हुए कहती है मैंने अभी इन सभी को चेक कर लिया है तो अब मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। और वो दूसरे पोर्टल की तरफ देखती है और वो थोड़ी शॉक हो जाती है। कहती है हरामी ये मत कहना कि ये इन लोगों को सब कुछ बताने वाला है। अब आगे हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियर सेंटा और ब्रो सेंटा को दिखाया जाता है। या डियर सेंटा काफी गुस्से वाला चेहरा कर सामने वाले को घूरे जा रहा था और ब्रो सेंटा उसे कहता है चलो भी डियर सेंटा की यहाँ पर बुरे लोग आ चुके हैं पर तुम ऐसा फेस तो नहीं कर सकते वरना तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत रिंकल्स आ जाएंगे। या डियर सेंटा ब्रो सेंटा को ऐसी नजर से देखता है क्या कर रहा है यार ये आदमी, सारी वाइब खराब कर दी। पर ब्रो सेंटा के तो ये समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या हम लोग बस खाना खाने के लिए बाहर गए थे तो हम लोग इसे स्टूपिड जगह में कैसे फंस गए, ऐसा ही तुम्हारा चेहरा कहना चाहता है ना? देखो ऐसा समझो ये जल्दी का काम है और वैसे भी ये तुम ही थे जो वहाँ जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड था। जब से रूडो क्लीनर्स में आया है तब से वो तुम्हारे दिमाग में है और इसी वजह से तुम उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो, है ना? यहाँ पर डियर सेंटा थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है क्योंकि ब्रो सेंटा ने उसके मन की बात को अच्छे से समझ लिया था। ये बातें सुनकर डियर सेंटा पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है लेकिन उसकी नसें दिख रही थी। तो ब्रो सेंटा शांत करते हुए कहता है सॉरी मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें एम्बेरेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब ये स्टाइलिश बुड्ढा रेडर इन लोगों को पूछता है कितना हार्ट वार्मिंग है, क्या तुम लोग आप पर बैठे हो? ब्रो सेंटा कहता है हाँ सही है, हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। अगर रात होने से पहले तो घर चले नहीं गए तो डियर को बहुत नींद आ जाएगी। यही वजह है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना है। तो ये स्टाइलिश बुड्ढा रेडर कहता है अच्छा तो इसका नाम डियर है, मैं तुम्हें डियर बोला हो तो तुम्हें बुरा तो नहीं ना लगेगा बच्चे? फिलहाल तो ऐसे एज में लग रहा है एज में बच्चे बहुत एडोरेबल होते हैं, ये तो इस उम्र में ब्रेड की तरह बर्ताव कर रहा है। की उम्र क्या है? तो संता बताता है ये पिछले महीने 10 साल का हो चुका है। आगे स्टाइलिश बुड्ढा पूछता है वेल हैप्पी बर्थडे, कौन सा दिन? तो ब्रो सांता कहता है 17 सितंबर। ओ ये तो क्लोज है, मेरा बर्थडे 19 को आता है। हाँ बर्थडे और नाम पता भी दे दो, ताई क्यों आधार कार्ड ही दे दो उसे। यहीं पर क्यों रुके हो, घर पर खाना खाने के लिए भी बुलाओ। अरे वो सामने वाला दुश्मन है, अरे सामने रेडर बैठा हुआ है, तुम ऐसे बातें कर रहे हो ऐसे आराम से किसी बगीचे में टहल रहे हो और मैं बैठा हुआ कोई अंकल तुमसे शांति से बात कर रहा है। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ब्रो सांता इसकी बर्थडे जानने के बाद कहता है ओ तो तुम इस साल और भी ओल्डर हो गए। तो ये बुढ़ा रेडर कहता है ओ मुझे
ओल्डर मत कहो, ऐसा कहकर वो हंसने लग जाता है। अब यहाँ पर ब्रो सांता सीरियस होते हुए कहता है, हम लोग यहाँ पर वो मिडिल एज आदमी क्यों लग रहे हैं जो रास्ते से जाते हुए स्मॉल टॉक करते हो। और डियर सांता भी यहाँ पर स्कॉप करता है। ब्रो सांता कहता है, मुझ पर स्कॉप मत करो, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। अब वो आराम से इस बुढ़े रेडर को पूछता है, तो तुम्हारी अब डील क्या है? कि तुमसे कोई हॉस्टिलिटी तो फील नहीं हो रही है, तुम सच में हमसे फाइट करने वाले हो? तो ये स्टाइलिश बुढ़ा रेडर कहता है, बंडस, मेरा नाम बंडस है। ये क्या नाम है यार, थोड़ा अच्छा नाम रखते। अब आदमी कितना स्टाइलिश, नाम इसका बंडस। इसने अपने कंधे पर ये बड़ा वाला हेलमेट क्यों लिया है? चलो आगे चलकर पता चल जाएगा। तो संता यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और उससे बात करने लग जाता है, मेरा नाम ब्रो। और वो दिमाग में सोचता है, इस आदमी से बात करना आसान नहीं है। अब बंडस इन लोगों से बातें करने लग जाता है, हॉस्टिलिटी, तुम सही हो, इस मोमेंट तक मेरे मन में तुम लोगों के लिए कोई भी हॉस्टिलिटी नहीं थी। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे जॉडली से ऑर्डर मिला है, पर्सनली कुछ और भी काम है। ब्रो सांता गार्ड में आकर से पूछता है, तो ये कुछ और तुम्हें मिल जाए, तुम हमसे नहीं लड़ोगे? तो बंडस कहता है, नहीं, तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि तुम लोगों से बैटल जीतने के बाद मुझे जो चाहिए का थोड़ा सा पीस मुझे मिलेगा। डियर सांता का ध्यान जमीन पर जाता है। उसे दिखने में पहले तो कॉकरोच लग रहा था, तो ब्रो सांता भी इसे ठीक से देखता है। ये कोई कॉकरोच नहीं था, तो एक उंगली थी। ये 2 हाथ है, व्हाट द हेल, उंगली के 2 हाथ। आगे हम देखे बॉन्डस को, जो कि अपने जिनके को एक्टिव करते हुए कहता है, मैं बस तुम लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। इसके कंधे पर ये जो हेलमेट जैसी चीज है, यही है इसकी जिनकी है। और इस इमेज में हमें क्लियरली समझ में आता है कि इस आदमी का दूसरा हाथ नहीं है। इस हेलमेट जैसी चीज ऐसे ही अलग अलग से हमें उंगलियां निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जिन्हें 2 हाथ है। और ये बॉन्डस कहता है, तुम लोगों ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता दी, तुम लोगों को बताऊंगा हम रेडर्स क्लीनर्स को हराने के बाद तुम लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। तो अब मुझे जवाब दो। अब डियर सांता और ब्रो सांता ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस पैनल में हम देखे तो बॉन्डस के इस हेलमेट से बहुत सारी उंगलियां निकल चुकी है। इनके अपने हाथ है जो किसी कॉकरोच की तरह रेंग रहे थे। और बॉन्डस इन्हें पूछता है, हमारा बॉस आर्का कॉर्वस वो एक्चुअली कौन है? और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 53 तो यू इवन हैव आईज। पहले ही पैनल में हमें क्लीनर के बॉस को दिखाया जाता है। इसके सर के पीछे के टैटू को हम देखें तो अगले ही पल उसके सर के पीछे कहाँ आ जाती है। मिस्ट्रेस सी पावर है यार इस आदमी की। सेम यू इस बॉस को आवाज लगाती है, बॉस देखो यार, मुझे इस क्लीनर के बॉस का नाम ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, प्लीज आप लोग थोड़ा समझ लोगे है ना। और वो ऑफिस के अंदर होती सेमी को कहता है, तुम जानती हो ना मुझे ये बॉस कहना पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे बॉस कहना कब से स्टार्ट हो गया। सेमी वो ऑफिस के अंदर आ जाती है और उसके टेबल पर दोनों भी हाथ रखते हुए पूरी तरह से सीरियस होकर बॉस को कहने लग जाती है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, यहाँ पर असली इमरजेंसी आ चुकी है। लूडो के साथ साथ अकुतो के 4 मेंबर और चाइल्ड के 3 मेंबर्स को रेडर ने किडनैप कर लिया है, और वो कहाँ पर है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें ग्रीस से कॉल आया था, अपेरेंटली उन लोगों को किसी रैप पावर की मदद से लोग किडनैप करके ले गए। इसने हमें सर्च पार्टी को भेजने के लिए कहा है। सीरियसली बॉस, तुम अपने चोकर क्यों नहीं पहनते? ये कितना आसान होता, हम लोग आपको आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बॉस की एक सिप लेता है, शांति से सेमियो को कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो ये मैं समझ गया सेमियो, जाओ जाकर सभी को इकट्ठा करो जो अभी अवेलेबल है, और वो कहाँ पर है चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एक अच्छे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के बारे में जानता हूँ। सीन वापस ब्रो सांता और डियर सांता की तरफ आता है, जो कि हैरान होकर बस इन उंगलियों की तरफ देख रहे थे। ये उंगली कॉकरोच की तरह चल रही थी, जंप करते हुए बॉन्डस के पास चली जाती है। बॉन्डस इस उंगली को अपने हाथ पर ले लेता है और उसे अपने पास लेकर काफी खुश हो जाता है। अब ब्रो सांता बॉन्डस से बात करता है, हमारा बॉस कौन है? बॉन्डस, एक्चुअली मैं क्या जानना चाहते हो एग्जैक्टली जो तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें इतना ही डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या मैं इस सवाल को ब्रेक डाउन करके बताऊं? तो ब्रो सांता सीरियस होकर से कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है पॉइंटलेस सवाल पूछकर तुम हमसे एक इम्पोर्टेंट क्लीनर की इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे? मैं तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं बताऊंगा क्लीनर को डैमेज करे। तो बॉन्डस उंगली को अपने कंधे पर लेकर इन लोगों से कहता है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं काफी इंडिविजुअलिस्ट हूँ। ये क्वेश्चन प्योरली पर्सनल क्यूरियोसिटी की वजह से है और नॉलेज की चाहत। तो तुम चाहे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अदा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रेडर के पास तो नहीं जाएगी, ये तो सिंपल तुम्हारे और मेरे बीच का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है। बॉन्डस सीरियस होकर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मुझ पर यकीन रखकर तुम्हारा मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हारा बहुत वेलकम करता हूँ। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसे भी तुम लोगों के सोने का टाइम हो रहा है। ब्रो सांता एक बार डियर सांता को देखता है और फैसला लेकर कहता है, ठीक है, के बदले मुझे जैसे चाहिए वैसे तुम्हें आंसर देना होगा। तो बॉन्डस थोड़ा स्मर्क करते कहता है, ठीक है। और बॉन्डस बिग ब्रो से सवाल पूछता है, कॉर्वस का फेवरेट फूड कौन सा है? तब ये आदमी इतने देर से इतना टेंशन क्रिएट कर रहा था ये जानने के लिए कि क्लीनर के बॉस का फेवरेट फूड कौन सा है। पहले तो ब्रो सांता ये बात पूरी सुन लेता है, उसके दिमाग में आता है फेवरेट फूड, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। अब ये क्या सवाल है? पर फिर भी ब्रो सांता उसे बताता है, बॉस को स्वीट खाना ज्यादा पसंद है। तो बॉन्डस पूछता है कि उम्र क्या है? तो ब्रो सांता कहता है, मुझे किसी ने अब तक बताया नहीं। आगे बॉन्डस पूछता है कि वो जब बाहर जाता है तो मजे करने के लिए वो क्या करता है? ब्रो सांता कहता है, मैंने कभी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। बॉन्डस आगे पूछता है, कब से क्लीनर्स में है? ब्रो सांता कहता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। क्या कभी तुमने उसे उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए देखा है? ब्रो सांता
सांता सीधे सीधे ना कहता है और यहाँ पर ब्रो सांता के दिमाग में यही चल रहा था, ओ नो। ब्रो सांता बड़ी ही टेंशन में आ जाता है, इसके दिमाग में यही चल रहा था, ओ नो, मुझे तो यहाँ पर इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और ऐसे आंसर देने चाहिए जिससे सिचुएशन खराब ना हो। इस आदमी के हर एक सवाल इतने लेम है, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या कहूँ। की नजर डियर सांता पर जाती है। डियर सांता क्लियरली अनॉय हो चुका था। उसका ये खराब हुआ मूड देखकर ब्रो सांता फिर से दिमाग में कहता है, ओ नो, ये सही नहीं है। डियर अब एनॉयड होने लग गया है और मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसके चेहरे पर की झुर्रियां परमानेंट हो जाएगी। ये सब कितना हार्ड हो चुका है, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। और ब्रो सांता यहाँ पर खुद ही से ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डियर के कंधे पर हाथ रखकर सर झुका लेता है। और बर्नडस जो कि किसी गाड़ी पर बैठा था, गाड़ी से उतरते हुए नीचे आ जाता है और इनके तरफ बढ़ते हुए बात करने लग जाता है। ठीक है, इतना काफी हो गया, मैं समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ब्रो सांता थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, ये सच नहीं है, मैं असल में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो बर्नडस कहता है, देखो अब मेरी बारी है, अगर तुम लड़के लोग हमसे हार गए तो हम लोग तुम्हें ट्रैश बीस्ट को बलि दे देंगे। यही रेडर का प्लान है। मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने इन्हें देखा है या नहीं, रेडर्स ने सक्सेसफुली हमारे खुद के ट्रैश बीस्ट को क्रिएट किया है। तो इधर डियर आदमी को बस देखे जा रहा था और ब्रो सांता यहाँ पर साइन करता है और उसके तरफ देखता है। ब्रो सांता तरह से पैनिक होकर ये बात करता है, डियर क्या मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मुझे लगता है कि इस आदमी ने कैजुअली हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे बैठा हुआ ब्रो सांता धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। रेडर भी इन लोगों की तरफ चलकर आ रहा था और वो स्टाइलिश तरीके से कहता है, ब्रो तुमने भी मुझे ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है जो कि इक्विवेलेंटली वर्दी है एक्सचेंज के लिए। भले ही क्लीनर के बॉस का मिस्ट्रेस हो रहा हो पर उसे खाने में स्वीट पसंद है। ये एक इन्फॉर्मेशन ही काफी है क्योंकि उसे एक तरह से ही इंसान बनाती है। तुमने तो मुझे कॉर्वस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता दी, तो मुझे इतना भी समझ में आ रहा है कि वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अपने टीममेट्स को भी नहीं बताता। यहाँ तक कि उसके टीम वाले भी नहीं जानते कि वो कौन है। ब्रो सांता को समझ में आ जाता है कि वो लोग मुसीबत में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जाबर और नेजुको की फाइट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ जाबर के बड़े बड़े फैंक्स सिर्फ बड़े फावड़े की तरह लग रहे थे यार ये। और यहाँ जाबर नेजुको से बातें करता है, तुम्हें मुझे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। बात यह है ऐसे लोगों से बहुत लड़ा हूँ, मुझसे भी ज्यादा टफ है, तो अभी मुझे खुद को होल्ड करना होगा, वरना कोई नॉर्मल गाय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हराने वाला। मुझे फाइट बहुत पसंद है, फाइट एंड फाइट एंड फाइट एंड फाइट, और ऐसी फाइट में कभी ना जीतना, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो हाँ, इस फाइट के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये डेयर करता हूँ कि फाइनली मैंने बॉस के अलावा किसी ऐसे को भी ढूंढ लिया है जो कि मेरे साथ फ्लोर वाइप करेगा। भाई जाबर तुझे फर्श क्यों पोंछनी है? और एक मिनट, रेडर का बॉस तुम्हारे साथ फर्श पोंछता है? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, वो मेटाफोरिकली बात कर रहा है। नेजुको इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये अपने ही पागलपन में अपने अंदर का ज़ॉम्बी बाहर निकालते हुए जोर से चिल्लाता है। ऐसे ही चिल्लाते हुए अपनी जगह से बड़ी जंप करता है और चिल्लाता है, हाँ जानका मेरे दोस्त को, ये ठीक है, तुम्हें खुद को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम फ्री हो, क्लीनर या रेडर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे दिखाओ मुझे तुम्हारे अंदर कितनी ब्रूटलिटी है। जाबर जिसने जंप किया था वो नीचे जमीन पर आ जाता है, अपने बड़े से क्लॉ और फैंग को उठाकर जिगो की तरफ करता है। और यहाँ हमने जिगो को देख अपना पहले सर झुका लेता है, धीरे धीरे अपना सर ऊपर करता है और अपने आप को एक तरह से तैयार करता है और कहता है, मेरे ट्रिक्स अब खत्म हो चुके हैं। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। तो मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।